हेलो स्टूडेंट, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम पॉलिटेक्निक आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में चैप्टर 1 लाइट में क्लास 8 लेकर आए हैं। आइए हम देखते हैं इसमें कि आज का हमारा इसमें 2-3 टॉपिक बचा हुआ है। आज से लास्ट हो जाएगा चैप्टर 1। इसके बाद से हम इसके क्या लेकर आएंगे, इसके बाद हम इसके MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन बचा है इसको देखें, टॉपिक बचा है इसमें। देखिए जो हमारा सबसे पहला है गोली दर्पण। गोली दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, नहीं तो फार्मूला पूछा जाता है। ये फार्मूला जो होता है क्या है 1/f इक्वल टू होता है 1/v + 1/u। ये फार्मूला होता है जहाँ पे क्या होता है गोली दर्पण की फोकस दूरी, स्मॉल एफ क्या है गोली दर्पण की फोकस दूरी है। फिर जहाँ पे जो यहाँ पे v है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है वस्तु की दूरी है। देखिए इसके पीछे वाले वीडियो हमने बताया है आप लोगों के कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने में कुल 6 नियम बनाए हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसकी स्थिति आप लोग पिछले वीडियो में जाकर उसको देखिए। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो फिर से ला दूँगा अच्छे तरीके से बना के। देखिए इसमें क्या होगा, कहाँ से कैसे होता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये क्या कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण होता है, कलई की हुई है। ये हमारा क्या होता है मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पे जो मुख्य अक्ष का यहाँ पे तुरंत क्या होता है हमारा F होता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट C होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पोल होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है दर्पण के मध्य बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होती है स्मॉल f होती है। उसके बाद मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ से वस्तु से यहाँ से वस्तु की यहाँ से दूरी हो गई स्मॉल u हो गई। और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ हो गई, मान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ पे यहाँ पर रखी है वस्तु, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई v हो गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आइए देखते हैं इसके बाद अगला हमारा क्या है साइन कन्वेंशन चिन्ह प्रॉपर्टी। तो हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे बहुत सरल तरीके से, बेसिक टू एडवांस से चिन्ह प्रॉपर्टी साइन कन्वेंशन हमको हम कवर करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें हमें नोट पॉइंट है। नोट में क्या है, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से, जैसा कि आप लोग पढ़ाया है पिछले वीडियो में बताया भी है, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से प्रदर्शित किया जाएगा। फोकस दूरी को स्मॉल f से, वस्तु की लंबाई को जो हमारी वस्तु की लंबाई होगी ऑब्जेक्ट लंबाई को o से, तथा प्रतिबिंब की लंबाई को I से हम प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। तो आइए देखते हैं। देखिए जो दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि जो होता है ये रूल ये होता है कि प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। जब भी आप देखें प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश किरणें सीधा इधर से ऐसे डाली जाती हैं। तो प्रकाश किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर डाली जाती हैं। क्या ये सदा सत्य आती हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरणें होगी यही लिखा गया इसमें, प्रकाश की किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं, डाली जाती हैं। सेकंड क्या है, मुख्य अक्ष पर UVFR ध्रुव से नापी जाती हैं। कहने का मतलब ये होता है ये हमारी जो लाइन होती है मुख्य अक्ष होती है, यहाँ पे स्मॉल u यानी वस्तु की दूरी, स्मॉल v यानी प्रतिबिंब की दूरी, स्मॉल f यानी फोकस दूरी, कैपिटल R यानी फोकस त्रिज्या हमेशा सभी पोल से यानी इधर से नापी जाएंगी। जबकि किरणें इधर से डाली जाती हैं, लेकिन हमारी क्या होती है जो दूरियाँ नापी जाती हैं हमेशा ध्रुव से इधर से नापी जाएंगी। तो देखिए इसका नियम ये कोई होता है, इतना तो आपको समझ में होगा। देखिए आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पे जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट में ये रूल होता है, यहाँ पे एक ऐसे होता है कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसको हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट में ऊपर हमारा क्या होता है, यह y होता है, नीचे y डैश होता है। उसके बाद से फिर इधर क्या होता है x होता है, इधर x डैश होता है। तो y देखिए जो हमारे ऊपर की जो नापी गई पूरी दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में पूरी दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। तो ऊपर की ओर जितनी भी दूरी जाएगी क्या होगी धनात्मक होगी। उसी जस्ट विपरीत नीचे की ओर पूरी दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी, जितनी भी दूरी हो जाएगी, क्योंकि y डैश में दूरियाँ क्या होती हैं धनात्मक होती हैं y में, लेकिन y डैश में क्या ऋणात्मक होती हैं। उसी प्रकार से देखिए इधर x अक्ष की तरफ नापी गई पूरी दूरी क्या होगी धनात्मक होगी। इसी प्रकार से x डैश अक्ष की तरफ नापी गई पूरी दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब यानी कि जो दूरी इधर नापी गई सदैव ऋणात्मक होगी, जो दूरी इधर नापी जाएगी सदैव धनात्मक होगी। ऊपर की ओर पूरी दूरी नापी कहीं भी नापी जाए पूरी दूरी क्या होगी धनात्मक होगी ऊपर की ओर। अब देखिए नीचे की ओर कहीं भी चतुर्थांश में नापा जाए सभी दूरी क्या होगी, सभी दूरी इधर ऋणात्मक होगी। तो आप ये समझ जाए कि नीचे या इधर जाए चाहे यहाँ पे यहाँ पे जाए क्या होगी पूरी दूरी ऋणात्मक होगी। ऊपर कहीं भी जाए पूरी दूरी धनात्मक होगी। इधर जाएंगे क्या होगा x अक्ष के धनात्मक होगी, इधर जाएंगे ऋणात्मक होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कीजिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्रुव में P के बाईं ओर पर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है तथा दाहिनी ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। यानी वही कहने का मतलब इसमें समझाया गया है, यानी P के इस साइड से इधर से नापी गई दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी, और ये क्या होगा बाएं साइड होगी, ये दाहिने साइड नापी गई दूरी धनात्मक होगी।
दोनों रूल से समझा दिया गया है, जो आपको अच्छा लगे आप समझ लीजिए। इसके बाद से क्या होता है, अगला हमारा टॉपिक है या अथवा करके आपतित, या तो उसी को लिखा गया है कि आपतित कर्ण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक दूरी कहते हैं। तो वही चीज़ को 2-3 टाइप में लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, तथा नीचे नापी गई लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होगी, जैसे आप लोगों को समझा दिया गया है। फिर अगला हमारा क्या है, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट पॉइंट में देखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, जो अवतल दर्पण अगर पूछेगा तो वहाँ की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या अवतल दर्पण होता है, उसका एफ यहाँ पे कहीं बनता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताए थे इधर क्या होता है, आपतित कर्ण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो यफ होता है। यहीं पर अगर उत्तल दर्पण होता है वहाँ पे यफ बनता है, तो ये क्या है, हमारा पोल से क्या होगा, दाहिने साइड नापा गया है, तो ऋणात्मक होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो ताकि आपको सरल हो जाए, याद न करना पड़े। देखिए हमको दिखाते हैं या कन्वर्जन करके। देखिए इसमें कन्वर्जन क्या किया गया है कि जो हमारा क्या होगा, इसमें अवतल दर्पण के लिए देख लो, एक उत्तल दर्पण के दर्पण 2 हैं, यू हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। अब देखिए प्रतिबिंब यदि प्रतिबिंब 2 कंडीशन बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 5 कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन 6 नंबर कंडीशन होती है उसमें प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी बन जाता है। तो आपके एग्जाम में अवतल दर्पण द्वारा जो 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा 2 प्रतिबिंब बनते हैं, इन दोनों प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाके पिछली वीडियो में हमारे चैनल पर जाके हिंदुस्तान एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहाँ पे वीडियो देखिए जाएगा। और जो भी ट्रिकी क्लासेस आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम ट्रिकी क्लास लेकर आएंगे और आपको बेहतर प्रिपरेशन कराने के लिए हिंदुस्तान एजुकेशन आपके साथ है। तो देखते हैं, देखिए जब इसमें क्या होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है दूरी हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो दूरी क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण देखते हैं, तो उत्तल दर्पण वस्तु क्या होती है, हमेशा क्या ऋणात्मक होगी, ये भी कोई कन्फर्म है। जो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, ये बता दें, पिछले कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर वस्तु हमेशा क्या बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है, केवल एक ही मतलब टाइप का प्रतिबिंब बनता है, वो कितना बनता है, आभासी बनता है। इसलिए वी का मान हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा रेखीय आवर्धन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा जाता है रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए किसी दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पर जो हमारा रेखीय आवर्धन होगा, एम बराबर I/O इक्वल टू माइनस B/U। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है इसमें क्या क्या है, हमारा जो आई है, आई क्या है, इसमें प्रतिबिंब की लंबाई है, जो कि वस्तु इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई हो गई। इसमें हमारा स्मॉल यू होता है, वस्तु की दूरी हो गई, स्मॉल भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। इसमें यम क्या होता है, हमारा रेखीय आवर्धन होता है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्जाम पूछा जाता है। इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें देखिए एक नोट पॉइंट देखते हैं, इसमें हमेशा इसमें नोट पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा उसके लिए जो रेखीय आवर्धन का मान होगा ऋणात्मक होगा, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए हमें रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा। इसमें तो थोड़ा नीचे जो टॉपिक दिया गया है ये प्रूफ के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, इसको नहीं ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो हमारा है अवतल दर्पण का उपयोग, आइए इसमें देखते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये मेरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% फैले जाता है। देखिए जो पहले क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है, आप लोग जानते हो कि जो अवतल दर्पण के जो हम 6 कंडीशन बताए थे, उस कंडीशन में आप लोग ये देखा होगा कि जब वस्तु क्या होती है, जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है, जब वस्तु हमारी क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है, यानी ये हमारा क्या है, ये पोल हो गया, ये होता है। जब यहीं पे कहाँ स्थित होता है, उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है, बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से वास्तविक बनता है। लेकिन एक कंडीशन जब वस्तु यहाँ पर आती है तब होता है एफ पे, लेकिन जब एफ और पी के बीच होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बहुत बनता है दर्पण के पीछे। तो इस कंडीशन में लिए देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, जो आँख हो गया, कान, नाक, दांत के डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ आपके समीप लाके जो दर्पण रखा जाता है आपके समीप लाते हैं, यानी उस समय जो कंडीशन होती है हमारा ये क्या होता है, जब यहाँ पे अब क्या करते हैं वो लोग लाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे आँख या नाक में जो प्रॉब्लम होती है उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखने लगता है, ताकि उनको इलाज करने में आसानी होती है। इसलिए आँख, कान और गले के डॉक्टर जो होते हैं हमेशा किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेम उसी प्रकार कंडीशन ये होता है, जो नाई होते हैं,
नाई वगैरह हमेशा देखते हैं जो बड़ा सा दर्पण लगाते हैं उसमें हमारे प्रतिबिंब से बड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है। इसका कारण सिर्फ यही वजह है कि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग ये जो हमारा यफ है यहाँ बीच में बैठते हैं, क्योंकि उसके समीप बैठते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच बैठते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन जाता है, सीधा बन जाता है, वो उससे बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे क्या होता है, बाल वगैरह काटने में उनको आसानी होती है। तो ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। अब देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें ये है कि जो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो वाहन होगा उसके हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप लोग जो अभी हम जब फर्स्ट क्लास में वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है, प्रकाश किरणों के अभिसारी होता है। अभिसारी होने का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। तो जैसे वाहन होगा, अगर वाहन की जो हेडलाइट होती है तो ये क्या होता है, प्रकाश किसी किरण आता है, ये सिकोड़ता है। तो ये क्या होता है, इससे हमें क्या, जो प्रकाश को सिकोड़ेगा तो हमसे दूर तक वस्तु दिखाई देती है। इसलिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो हमारे सर्च लाइट वगैरह होती हैं, सर्च लाइट सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि विकल्प में पर्यावलाकार दर्पण है तो उत्तल पर्यावलाकार दर्पण होगा। यानी कहने का जो सर्च लाइट में एग्जाम में यदि वहाँ पे उत्तर में यदि पर्यावलयाकार दर्पण होगा तो वो आंसर होगा, यदि वो नहीं है तो अवतल दर्पण ही लगा के आएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है, टेबल लैंप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सिर्फ कंडीशन है, जो टेबल लैंप वगैरह होता है उसमें से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्टियाँ होती हैं, सौर भट्टियाँ में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि उसको क्या हो, सौर भट्टियों में जो उसमें सामान वगैरह रखे जाते हैं, जिससे गलाने वगैरह लोहे वगैरह को उसमें आसानी से क्या हो, उसे निकाला जा सके। अब देखिए नीचे है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण देखते हैं। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, आप उत्तल दर्पण हमेशा जो प्रकाश किरणों क्या करता है, अपसारी करता है। अपसारी करने का मतलब क्या होता है, फैलाता है। तो इसी प्रकार से जो वैद्युत बल्ब हो गया, लैंप हो गया, गलियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया है। देखिए जो स्ट्रीट गलियाँ होती हैं उसमें उत्तल दर्पण का, उसके जो बल्ब होता है उसमें जो कांच प्रयोग रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। इसलिए होता है कि जो खंभे वगैरह होते हैं, देखिए सर्च लाइट वगैरह का हमेशा गलियों में लगाते हैं, तो गलियों के नीचे हमेशा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर जब उत्तल दर्पण लगाया जाएगा, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो यहाँ पर तमाम तरीके से क्या होगा, वहाँ पर जितनी भी वस्तु होती हैं, ताकि हमें रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए आसानी से दिखने लगे। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या है, वाहनों के साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का बनाते हैं। देखिए वाहनों को साइड में उत्तल दर्पण का जो लगाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि उत्तल दर्पण में चाहे जितनी दूरी पर वस्तु रहे, पीछे जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। यदि यहाँ पे देखिए, अगर यदि यहाँ पे हम अवतल दर्पण लगा दें, वाहनों के जो हेडलाइट होता है अवतल दर्पण अगर लगा दिया जाए तो क्या होता है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जाएगा कि उसमें जो हमारे जो साइड वाहन होगा उसके कांच में दिखेगा ही नहीं। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा हमने प्रतिबिंब बनने के 2 कंडीशन बताया है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब 6 कंडीशन बताए हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाइए देखिए, वहाँ से आप लोग समझिएगा कि कंडीशन के वगैरह से अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग कर देंगे हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, उसमें दिखेगा ही नहीं। इसलिए सदा हम साइड में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली क्लास फिर हम देखते हैं, अगली क्लास हमारी क्या होगी, MCQ होगी, उसके लिए फिर हम अगली क्लास में कवर करेंगे।